आसपास गौर किया है? कोई किताब, कोई पोस्टर, फोन पे आने वाली कोई खबर, शब्द हर जगह हैं, हमारे चारों तरफ छपे हुए। ये सब हमें इतना नॉर्मल लगता है कि हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि वो दुनिया कैसी होगी जहां शब्द मिलना मुश्किल था। छपाई एक ऐसी ही अदृश्य क्रांति है जिसने हमारे आज के दौर को शक्ल दी है, और आज हम इसी की दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, न कोई रोज का अखबार, न कोई नॉवेल, न स्कूल कॉलेज की किताबें। ज्ञान कैसे फैलता, नई सोच कैसे शुरू होती? हमारा समाज आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त बदलाव वाला सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबें सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो तो कला का एक बेजोड़ नमूना होती थीं। जैसी ये तस्वीर, ये 1595 की एक भारतीय वर्कशॉप दिखाती है, जहां लेखक बोलकर लिखवा रहे हैं और कलाकार उसमें चित्र बना रहे हैं। हर किताब को बड़ी मेहनत और लगन से हाथ से तैयार किया जाता था। ये एक बहुत ही महंगा और लंबा प्रोसेस था। इसीलिए किताबें सिर्फ ज्ञान का जरिया नहीं, बल्कि ताकत और दौलत की निशानी भी थीं, जो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती थीं। अब देखिए, जब भी हम छपाई के बारे में सोचते हैं तो एक नाम सीधा दिमाग में आता है, गुटेनबर्ग। लेकिन कहानी असल में वहां से शुरू ही नहीं होती। इस क्रांति की असली जड़ें तो सदियों पहले पूर्वी एशिया में पनप चुकी थी। तो ये कहानी शुरू होती है 6वीं सदी में चीन से, जहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ। इसमें लकड़ी के ब्लॉक पर अक्षर उल्टे उकेरे जाते, उन पर स्याही लगाई जाती और फिर कागज पर दबा दिया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के जरिए ये टेक्नोलॉजी जापान पहुंची, जहां 868 ईस्वी में दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब डायमंड सूत्र बनी। और कोरिया में तो इस तकनीक ने कमाल ही कर दिया, जहां त्रिपिटक कोरियाना तैयार हुआ, बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन, जिसके लिए 80,000 से ज्यादा लकड़ी के ब्लॉक तैयार किए गए। ये पूर्वी इनोवेशन की ताकत का एक शानदार सबूत है। उस दौर में जब सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, कैलीग्राफी यानी सुलेखन का राज था। ये सुंदर और कलात्मक लिखावट की कला थी। तो जब छपाई आई तो उसका मुकाबला इस खूबसूरत कला से था। इसीलिए शुरू में छपी हुई किताबों ने हाथ से लिखे अक्षरों की सुंदरता की नकल करने की कोशिश की, ताकि नई तकनीक को उस समाज में आसानी से अपनाया जा सके जो हाथ की कला को बहुत अहमियत देता था। जापान में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिर्फ धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक तरह की पॉप आर्ट बन गई। उकियो-ए, जिसका मतलब है तैरती दुनिया के चित्र, इसमें शहरी जीवन के रोजमर्रा के पलों को दिखाया जाता था। कितागावा उतामरो जैसे कलाकारों ने ऐसी तस्वीरें बनाईं जो बड़े पैमाने पर छापी जा सकती थीं और सस्ती भी थीं। इससे पहली बार कला आम लोगों तक पहुंची, और तो और इन प्रिंट्स ने दुनिया भर का सफर तय किया और मोने और वैन गॉग जैसे यूरोपीय कलाकारों को भी प्रेरणा दी। त्रिपिटक कोरियाना का जो स्केल है वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। 80,000 से ज्यादा हाथ से तराशे गए लकड़ी के ब्लॉक, हर एक बौद्ध धर्म ग्रंथों को बचाने के लिए। यह सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये ज्ञान को बचाने के लिए एक पूरे देश की कोशिश थी। ये दिखाता है कि संस्कृति और धर्म को बचाने में छपाई की भूमिका कितनी गहरी थी। तो सिल्क रोड पर सिर्फ रेशम और मसाले ही सफर नहीं करते थे, उनके साथ साथ सफर करते थे आइडियाज। 11वीं सदी तक कागज, जो छपाई के लिए बहुत जरूरी है, चीन से यूरोप पहुंच चुका था, और इसने उस क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी जो आने वाली थी। और फिर साल 1295 में एक मशहूर खोजी मार्को पोलो चीन की अपनी लंबी यात्रा से इटली वापस लौटे। वो अपने साथ सिर्फ विदेश की चीजों की कहानियां ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आइडिया भी लाए, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। उनके लाए इस ज्ञान ने यूरोप में छपाई के फैलने की चिंगारी लगा दी, जिससे विचारों को एक ऐसे पैमाने पर शेयर करना मुमकिन हो गया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पुनर्जागरण के दौरान यूरोप में ज्ञान की जबरदस्त भूख थी, लेकिन हाथ से लिखी पांडुलिपियां इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। हाथ से नकल करना बहुत महंगा था, बहुत धीमा था और गलतियां भी बहुत होती थीं। ज्ञान एक जगह अटक गया था, जो सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों तक ही सीमित था। दुनिया एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रही थी। और फिर मैदान में आए योहानिस गुटेनबर्ग, एक ऐसा इंसान जिसका एक इनोवेशन दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। गुटेनबर्ग की असली जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने अलग अलग दुनियाओं की चीजों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने जैतून के तेल निकालने वाली प्रेस की ताकत, एक सुनार के तौर पर अपनी बारीकी और धातुओं की अपनी समझ को मिलाकर एक ऐसा आविष्कार किया जो इन सब चीजों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो उन्होंने किया क्या? उनका तरीका कमाल का भी था और सिंपल भी। जैतून प्रेस से उन्हें दबाव डालने का आइडिया मिला।
उनके सुनार होने के हुनर ने उन्हें एक जैसे चल धातु के अक्षर बनाने में मदद की। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से कहीं बेहतर थी। और इन सब चीज़ों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जो जानकारी को बड़े पैमाने पर पैदा कर सकती थी। 1448 में गुटेनबर्ग ने अपनी पहली किताब छापी, जो थी बाइबल। 3 सालों में उन्होंने 180 कॉपियां तैयार की। अब सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, है ना? पर उस जमाने के हिसाब से ये किसी जादू से कम नहीं था। यही काम हाथ से करने में एक इंसान को दशकों लग जाते। प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान के बनने की रफ्तार को तेज कर दिया था, और दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। और मजे की बात यह है कि शुरू में जो किताबें छपती थी ना, उन्हें जानबूझकर हाथ से लिखी पांडुलिपियों जैसा बनाया जाता था। धातु के अक्षर कैलीग्राफी की नकल करते थे, और किताबों में चित्र बनाने के लिए एक खाली जगह छोड़ दी जाती थी ताकि खरीदार बाद में हाथ से बनवा सकें। ये एक तरह से पुरानी और नई तकनीक के बीच का पुल था, जिसने लोगों को इस नए बदलाव को अपनाने में मदद की। तो गुटेनबर्ग का प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो तो एक पूरी क्रांति थी। किताबें सस्ती हो गईं और आसानी से मिलने लगीं, जिससे ज्ञान आम लोगों तक पहुंच गया। अब जानकारी पर चर्च और सरकार का एकाधिकार टूट चुका था। विचार जंगल की आग की तरह फैलने लगे, जिसने सुधार, पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति जैसे बड़े आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि प्रिंटिंग प्रेस ने ही आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। इसने हमारे बात करने, सीखने और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इसने पुरानी संस्थाओं को चुनौती दी और इंसानी इतिहास के कुछ सबसे बड़े बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलनों को जन्म दिया। तो जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस ने अपने जमाने में क्रांति ला दी थी, ठीक उसी तरह आज इंटरनेट हमारे युग में क्रांति ला रहा है। दोनों ने ही जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाया, पुरानी ताकतवर संस्थाओं को चुनौती दी और इंसानी जुड़ाव को एक नया मतलब दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगला गुटेनबर्ग मोमेंट क्या होगा।